दोस्तों आज हम कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो प्यारे दोस्तों हम जो ये कर रहे हैं ये एनसीईआरटी की बिल्कुल नई बुक है, 2023-24 की है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी की न्यू बुक में कुछ चैप्टर को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके करने के बाद हम और भी चैप्टर जो बच जाते हैं सीटेट के लिए उसको करा देंगे। ठीक है, अगर आप सीटेट या एचटेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करना और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना है। ठीक है, यानी उस समय दिल्ली शहर नहीं बना हुआ था। ठीक है, तालिका 1 पे नज़र डालेंगे। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, आपको बताना है। ठीक है, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान यानी कि चौहान जिन्हें चाहमान नाम से जाना था ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान की जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है। ठीक है, आगे देखिए। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कोहना शेरी और जहाँ पनाह को पहचानिए। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप देख लेंगे, जैसे दिल्ली एक कोहना ही हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको क्या है, ये शेरी हो गया और यहाँ पर फिर देख लें आपको जहाँ पनाह। ठीक है, ये सब सारे यहाँ पर है। अब ये तालिका नंबर 1 है। यहाँ पर दिल्ली के जो भी शासक बने थे उनको आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे रखा है राजपूत वंश का है ये। ठीक है, आइए फिर तोमर है, आइए आप कब से कब तक रहे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तोमर जो थे आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 में, अनंग पाल 1130 से लेकर 1145, चौहान जो आए थे 1165 से लेकर 1192, यानी कि जो चौहान वंश चला था ये क्या है 1165 से 1192 तक चला था। ठीक है, उसके जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान वो 1175 से लेकर 1192 तक थे। अब प्रारंभिक जो तुर्की जो शासक थे वो 1206 से लेकर 1290 तक चले थे, जिनको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तुर्की शासक में कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 से लेकर 1210 तक चला। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था जो 1210 से 1236 तक शासन किया। रजिया जो थी 1236 से 1240 तक। गैसुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक। फिर इसके बाद आपका क्या खिलजी वंश आ गया। ठीक है, खिलजी वंश कब से कब तक चला था 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, इसमें जो शासक बना जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। ठीक है, फिर तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश कब से कब तक चला था 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक था 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है, फिर सैयद वंश आया, ये 1414 से लेकर 1451 तक शासन चला इनका। इसमें जो सबसे शासक जो हुए थे खिजर खान, ये 1414 से लेकर 1421 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, फिर लास्ट में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का
शासन रहा। ये 1451 से लेकर 1526 तक शासन इन्होंने किया। ठीक है, अब इसमें जो बहलोल लोधी थे इन्होंने 1451 से लेकर 1489 तक शासन इन्होंने किया था। ये कुछ मुख्य शासक थे जो दिल्ली सल्तनत के शासक कहलाते हैं। दिल्ली के राजवंश भी थे इसमें और शासक भी थे। आगे देखते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना कि अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब इसको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। पहला इसमें पूछ दिया है कि इतिहास, यानी कि जो तारीख हम लिखते हैं वो एक वचन में है, तवारीख जो है ये बहुवचन में कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। देखिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि उस समय क्या है कि प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत प्रशासन शासन के महत्व पर बल देते थे। अब यहाँ पर न्याय चक्र देखेंगे। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख ए मुदब्बिर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 13वीं सदी के जो है इतिहासकार कौन थे, तो फ़ख ए मुदब्बिर, या इनका नाम देखिए पूछ दिया जाएगा कि 21 सदी के इतिहासकार थे। देखिए क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है सैनिकों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए किसान लगान तभी दे सकते हैं जब उनकी फसल अच्छी होगी, वो खुश रहेंगे तभी देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये कुछ और बातें ध्यान से देखें, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। एक पहला था यहाँ पर कि तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आप सोचते कि हमने सब कुछ पढ़ा लेकिन पेपर में आया नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था कि जो तवारीख के जो लेखक होते थे वो क्या क्या काम करते थे। जो ये सारे काम करते थे इनको आपको जब याद रहेगा तो फिर जो काम नहीं करते हैं वो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर आया जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है, लिंग भेद। देखो जन्मसिद्ध अधिकार यानी जन्म से मिलने वाला अधिकार। देखिए जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। लिंग भेद का मतलब होता है स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है सीटेट के। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे, यानी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मिनहाज सिराज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, यानी ऐसा भी पूछ सकता है कि मिनहाज सिराज किस किस शासन में रहा। तो आपको बस इतना भी रखना कि यार कि इन्होंने मिनहाज सिराज ने ये रजिया बेगम के शासनकाल में भी ये रहे। ठीक है, यानी 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज आपको याद कर लेना। ठीक है, वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन थी, रजिया। ठीक है, लेकिन बस अगर वो असफल हुई तो उसका कारण था केवल स्त्री होना। लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। लोग एक स्त्री को शासक के रूप में मान्यता यानी शासिका के रूप में मान्यता नहीं दे रहे थे। ठीक है, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, तो 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए कि रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के क्या विचार थे। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है
खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा क्योंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतने शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी विद्या। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये जो दिद्दा जो रानी थी ये कहाँ की रानी थी, कश्मीर की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर रुद्रमा देवी के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो ये कहाँ की थी, तो ये आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र की, ठीक है। उनका नाम दीदी था, यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र, यानी खलजी यानी कहीं कहीं खिलजी मिलता है आपको। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। देखिए दिल्ली सल्तनत के जो पहला जो वंश जो फेमस माना जाता है गुलाम वंश को, इसमें जो गुलाम वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया और बलबन, ठीक है। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। देखिए अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलामों को क्या है फारसी में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं बदंगा। अब ये क्या है, क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा है, तो यही नोट कर लेंगे। गुलामों को फारसी में बंदगा कहते हैं तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब बंदगा को किसके लिए खरीदा जाता था, सैनिक सेवा के लिए, ठीक है। उन्हें राज्य की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि इस तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, ठीक है। अब देखिए बेटों से बढ़कर गुलाम। अब यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि जो गुलाम होते थे वो बेटों से बढ़कर होते थे शासकों के लिए। क्यों रहते थे, सुल्तानों के लिए। ध्यान से देखें, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। आश्रित का मतलब जो किसी पर निर्भर कोई रहता है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो और उस पर निर्भर हो, ठीक है। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी कि जिस शासक के प्रति थे उनके प्रति वो क्या रहते थे, वफादार रहते थे, लेकिन उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी रहते थे उनके प्रति वो नहीं रहते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सूबेदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। आगे देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, अब इसका मतलब क्या, शराब बनाने और बेचने वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
शराब बनाने और बेचने वाले को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि अजीज खुमार नामक कलाल। कलाल का मतलब क्या होता है, कलाल मतलब होता है शराब बनाने और बेचने वाला, ठीक है। और अजीज खुमार तो उसका नाम है, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे आप, फिरोज हजाम नामक नाई, ठीक है, मनका तब्बाक नामक बावर्ची, और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियो। इन सारे चीज़ों को नोट कर लेंगे, ये भी सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना, शब्द है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखेंगे, मालियो को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं उनका नाम क्या है। ये भी क्या क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार के एनसीईआरटी की सारी बुक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आपको सीटेट के नोट्स भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते हैं, ठीक है, इक्ता यानी क्षेत्र का, ठीक है, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर दिया कि जो इलाके होते थे इनको क्या कहते थे, इक्ता कहते थे, ठीक है। अब इनको संभालने के लिए जिनको दिया जाता था उन्हें इक्तादार या मुक्ति भी कहते थे, ये भी नोट कर लेंगे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी जो सूबेदार होते थे वो या मुक्ति जो होते थे वो क्या करते थे, अपने इलाकों में जो सैनिक व्यवस्था यानी कि शासन व्यवस्था, कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे, ठीक है। सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से ही राजस्व की वसूली किया करते थे, राजस्व की यानी टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे, यानी कोई इलाका है उसको कहते हैं मुक्ति, इक्ता कहते हैं, उसकी देखभाल करने वाले को मुक्ति कहती हैं या इक्तादार कहते हैं। वो अपने राजस्व को क्या करते थे, अपने इलाके से ही टैक्स वसूल कर अपने, ठीक है, अपना काम चलाते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर व्यवस्था ये बनाई गई थी, जो मुक्ति होते थे या इक्तादार के लिए उनको नियंत्रण करने के लिए उनको क्या है कि उनको अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाता था कि हमेशा वो एक ही जगह पर उनके मालिक बन के न रहें, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की ही वसूल और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें, यानी कि उनको क्या राज्य द्वारा क्या निर्धारित जो है टैक्स वसूलना पड़ता था और उतने ही सैनिकों को रखना पड़ता था, ठीक है। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय क्या है, 3 तरह के कर थे। अब देखिए 3 तरह के कर कौन थे ये आपको देखना है, ठीक है। कृषि पर यानी कि खराज, अब ये आपको ध्यान रखना कि कृषि पर लगने वाला जो कर था खराज हो गया, ठीक है।
और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, जो खराज होता था किसानों से जो लिया जाता था वो कितना प्रतिशत लिया जाता था। तो कृषि पर जिसे हम खराज कहते हैं लगने वाला जो कर होता है वो किसानों से कितना प्रतिशत लिया जाता था, 50% लिया जाता था। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दूसरा कर क्या है, मवेशियों पर, तीसरा है घरों पर, ठीक है। यानी कि पहला कर कृषि पर लगता था, दूसरा मवेशियों पर, तीसरा घरों पर। कृषि पर जो लगता था कर उसका नाम क्या था, खराज था, ठीक है। कितना प्रतिशत किसानों से लिया जाता था, 50%, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह दूसरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक ही रह पाता था, ठीक है। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। सीटेट में या क्लास 7 में आप पढ़ते हैं तो भी ये पूछा गया, ठीक है। क्लास 7 के जो बच्चे हैं उनके में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्या कि जो इब्न बतूता था यह किस देश का था, तो ये अफ्रीकी देश मोरक्को का था, यह मोरक्को का था, ठीक है। इब्न बतूता था। कब आया था, 14वीं सदी में आया था। इन सारे चीज़ों को जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता। ये भारत में बांस क्या है, पोला नहीं होता। यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घर में इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे हम देखेंगे चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, यानी कि दिल्ली पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर क्या है, मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना रखनी या खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती है। जितना आप सेना रखेंगे उन सैनिकों की देखभाल, वेतन देना, ठीक है, ये सारी समस्या थी। फिर 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की बात बताई जा रही है। तालिका एक को फिर देख लेंगे आप। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक क्या है, समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, ठीक है। आगे देखिए शेर शाह सूरी, ये 1540 से लेकर 1545 तक की रहे शासन किया इन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं जो 1530 से लेकर 40 तक शासन किया, फिर 1555 से लेकर 1556 तक को
चुनौती दी और परास्त भी किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश भी स्थापित किया और सूर्यवंश के केवल 15 वर्ष, ठीक है, शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की शासन व्यवस्था को ही अपनाया। यानी कि जब शासक जब बना अकबर तो उन्होंने क्या किया था कि अपने से पहले यानी कि शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था को भी उन्होंने अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 3 को क्लास 7 हिस्ट्री को कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।